इतने बड़े देश में गरीब पता है क्यों है? हमें गंगोत्री पे चोट करना ही अच्छा लगता है। अमीर जिस काम से बनते हैं हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना एमआरएफ के टायर वालों ने दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। और अमीर लोगों के डीएनए में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का, अपने बिजनेस का, खुद का अपने प्रोडक्ट का, खुद का अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया इसके माइंड में, अच्छा खासा था तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। मार्केट में आपको कई कहते हैं ना तू ठीक तो है, तू तेल साबुन बेचने लग गया। देखो भारत की टेंडेंसी, या तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप, गरीबी की रगें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। बाई डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी है। लोग हों, अरे वहां घर घर में रोजगार हो सकता है अगर बेचने के ऊपर आदमी आए और अपने स्किल्स और अपने हुनर पे आए तो। ये सोच से गरीब है। क्यों? गंगोत्री पे चोट कर दी, बेचना ही उसको बेकार लगता है, और बेचे बिना कोई अमीर बन नहीं सकता। ध्यान रखना जिंदगी में, ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में कभी पीछे मत हटना, चाहे लाख लोगों के बीच में हो। अभी ये महेंद्र जी वहां हिसार गए थे, ब्यूटी पार्लर कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, 5 स्टार होटल में। इनका नंबर आया, कॉन्फ्रेंस ब्यूटी पार्लर की नंबर आया, और हिसार की 5 स्टार होटल में अपने एलिमेंट्स की गूंज गुंजा दी इन्होंने जबरदस्त तरीके से। तूफान मचा दिया वहां पे क्रीम्स और अपने प्रोडक्ट्स का। कभी पीछे मत हटना अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अमीर बनने वाले लोग अपना और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। माइंड क्या एक्शन लेगा इस घटना से? माइंड क्या एक्शन लेगा? जो भी बेच रहे हो उसे प्रमाणित करके उससे मोहब्बत करो। जो गुड मॉर्निंग सर, और जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं भारती देवी, गोड्डा झारखंड से। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ जो हमको जन्म दिए, इस दुनिया में लाए। फिर प्रोफेसर सर, रत्ना मैम को भी, श्याम सर को भी जो मागवा में डिएक्शन को लाए, और पुरेंद्र सर और गोविंद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो डिएक्शन को हमारे जिंदगी में लाए और इतने अच्छे से बता रहे हैं और हम लोग का साथ भी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा आज का टॉपिक है गेनोथेरेपी। तो सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। गेनोथेरेपी, आज हम लोग जानेंगे गेनोथेरेपी के बारे में। गेनोथेरेपी में दो प्रकार से स्वस्थ पर दृष्टिकोण, दो कहते हैं कि दो प्रकार से स्वस्थ पर हम लोग दृष्टिकोण कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं दो दो प्रकार से। परम अंतर
प्राकृतिक भोजन और पारंपरिक दवाइयाँ। तो प्राकृतिक भोजन जो नेचुरल, और प्राकृतिक दवाइयाँ जो मानव निर्मित है। तो दृष्टिकोण संपूर्ण और खंडयुक्त, यानी कि प्राकृतिक भोजन जो हमारे पूरा शरीर के लिए है, संपूर्ण और खंडयुक्त। पारंपरिक दवाइयाँ सिर्फ विशेष किसी अंग पे ही काम करता है, और संपूर्ण जो है वो संपूर्ण प्राकृतिक भोजन हमारे पूरे शरीर में काम करते हैं। खंडयुक्त यानी वो किसी विशेष अंग पे काम करते हैं। केंद्र बिंदु स्वस्थ और रोग। प्राकृतिक भोजन ये स्वास्थ्य देते हैं हम लोग को प्राकृतिक भोजन में, और पारंपरिक दवाइयाँ किसी रोग विशेष पर ही काम करते हैं। विधि रोकथाम। प्राकृतिक भोजन हम लोग को जो बीमारी जो हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसको रोकथाम करते हैं, यानी बीमारी होने से रोकते हैं। प्राकृतिक भोजन और पारंपरिक दवाइयाँ इलाज करते हैं। उत्पाद पूरक, ये हम लोग को शरीर में जो तत्व चाहिए उसे पूरा करते हैं। जो हम लोग कमी जो हम लोग के शरीर में जो कमी है, वो प्राकृतिक भोजन उसको पूरा करते हैं। और ये पारंपरिक दवाइयाँ औषधि, यानी कि वो भी दवाई के जैसे काम करते हैं, औषधि। और लक्ष्य, इसका लक्ष्य है प्राकृतिक भोजन का लक्ष्य है कल्याण करना, और पारंपरिक दवाइयों का लक्ष्य है सुधार करना। ये बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं, और ये सुधार करते हैं। स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के 4 स्तंभ है। पहला है सकारात्मक मानसिक विचार। कहते हैं सकारात्मक यानी सोच, हम लोग का सोच सकारात्मक होना चाहिए, और मानसिक विचार। तब स्वस्थ जीवन शैली, तभी स्वस्थ जीवन शैली हो सकता है हम लोग का। और उसके लिए पौष्टिक आहार चाहिए, जो हम लोग को खाने में मिलना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी हम लोग को चाहिए, पौष्टिक आहार और पूरक आहार। पौष्टिक भी और पूरक आहार भी चाहिए। सर आगे, विष और असंतुलन। शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाहर कारकों से होता है। जो हमारे शरीर में विष और असंतुलन अंदर और बाहर के ही वजह से, बाहर के कारकों के ही वजह से होते हैं। जैसे तनाव। तनाव आजकल सभी को हो रहे हैं आधुनिक जीवन शैली में। फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाइयाँ आदि, यानी जो हम लोग ले रहे हैं आजकल अपने जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में, जो फ्री रेडिकल्स, वायु हवा प्रदूषित ही ले रहे हैं, जल भी प्रदूषित, और जो खा रहे हैं वो खाना भी प्रदूषित हो चुका है, और ऊपर से दवाइयाँ भी प्रदूषण हम लोग इसके कारण से आजकल बढ़ता हुआ तनाव जा रहा है। खाने की बुरी आदतें, और खाने की बुरी आदतें इसके वजह से विष और असंतुलन हो रहा है, वह है खाने की बुरी आदतें। अधिक भोजन करना, यानी कि ज्यादा अधिक भोजन करना, बार बार भोजन करना। जैसे दिन भर खाते रहना, बार बार भोजन करते रहो, ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग को खाना चाहिए सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम, वैसे नहीं बार बार भोजन करना, जल्दी जल्दी भोजन खाना। ये भी विष और असंतुलन का ही है। जल्दी जल्दी हम लोग भोजन खा लेते हैं। अत्यधिक अम्लीय भोजन करना, यानी कि ज्यादा तला भरना हुआ चीज खाना। आजकल यही सब सबसे ज्यादा चल रहा है कि ज्यादा हम लोग तला हुआ भोजन करते हैं, जिसमें हम लोग को जो चाहिए मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अत्यधिक पका हुआ भोजन करना, यानी कि भोजन को भी पहले कम पकाते थे,
और कच्चा भोजन ज्यादा खाते थे। पर आजकल होता है क्या, ज्यादा पकाया हुआ ही भोजन का सेवन करते हैं। बहुत कम हरी साग सब्जी खाना। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जी खाना चाहिए, पर आजकल हम लोग बहुत कम, यानी कि ना के बराबर हरी साग सब्जी खा रहे हैं। यही सब खाने की बुरी आदतें हैं, और इससे विष और असंतुलन बढ़ते ही जा रहा है। सर आगे। शरीर एक उत्तम चिकित्सा है। कहते हैं कि शरीर एक उत्तम चिकित्सा, यानी शरीर ही एक अच्छा डॉक्टर है। क्योंकि अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले शरीर को ही पता चलता है। शरीर के विष से निपटने के लिए सर, आप पहले वाला। शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर। प्रथम रक्षा स्तर मुक्ति की अवस्था। द्वितीय रक्षा स्तर। सर आगे। सर दो पीछे कीजिए, कितना जो है। द्वितीय रक्षा स्तर अलग रखने की अवस्था, और तृतीय रक्षा स्तर ट्यूमर के विकास की अवस्था। शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर है। प्रथम रक्षा स्तर मुक्ति की अवस्था, दूसरी दूसरी रक्षा स्तर अलग अलग रखने की अवस्था, और तीसरी रक्षा स्तर ट्यूमर के विकास की अवस्था। नेक्स्ट। बचाव का प्रथम चरण मुक्ति की अवस्था, मतलब बचने का प्रथम चरण है मुक्ति की अवस्था। विषाक्त पदार्थ निम्न तरीकों से शरीर से निकलते हैं। जो हमारे विष पदार्थ हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो निम्न तरीकों से बाहर निकलते हैं। पसीना के द्वारा, मूत्र, बलगम और मल के द्वारा हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और बचाव का द्वितीय चरण अलग रखने की अवस्था। जैसे विष निश्चल तत्वों के साथ मिलकर जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि शरीर में हम लोग का टॉक्सिन जाते रहता है, और वह एक जगह जमा होने पर पत्थर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे यूरिक एसिड और पथरी में बदल जाता है। यानी कि एक जगह रहते रहते हुआ, जैसे कि चापाकल का पानी है, अगर वह एक ही जगह टपकते टपकते उस जगह पर हार्ड हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में और टॉक्सिन्स अंदर जाते रहे वह एक जगह जाके जमा हो जाता है, और फिर वह धीरे धीरे हार्ड या पथरी में परिवर्तित हो जाता है। यूरिक एसिड और पथरी में परिवर्तित हो जाता है। बचाव का तृतीय चरण ट्यूमर की विकास स्थिति। विष पदार्थ जो बहुत ही अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते, वह स्वास्थ्य समस्या जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाते। जो विष पदार्थ जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहे हैं, वो बहुत अधिक लंबे समय तक हमारे शरीर में ही रह जाते हैं, वो बाहर निकल नहीं पाते। इसी के कारण हम लोग को स्वास्थ्य संबंधित समस्या होते हैं, और वह धीरे धीरे ज्यादा दिन तक रहने के बाद ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाते हैं। गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। गैनोडर्मा हम लोग की शरीर की सहायता करता है। गैनोडर्मा आरजीजीएल, यानी गैनोडर्मा 2 भाग में बटा हुआ है, जो 90 दिन का फल है। तो इसका 2 भाग में बटा हुआ है, एक आरजी एक जीएल। तो दोनों का काम अलग अलग है। आरजी शरीर के निर्विषीकरण में सहायक है, यानी कि ये शरीर से आरजी
हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को ढूंढ के बाहर निकालता है, और जीएल शरीर की संतुलित रखने में सहायक है। हमारे शरीर को बैलेंस करके रखता है, जो हम लोग को चाहिए। एक्टिव बैलेंस और फिर से पुनः निर्माण करता है जीएल हमारे शरीर को। पहला समीक्षा सिद्धांत, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्या मुख्यतः दो कारण से होती है। अभी हम लोग पहले जाने, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्या मुख्य दो कारण से होती है, विष और असंतुलन। दूसरा समीक्षा सिद्धांत, ज्ञानडर्मा शरीर की सहायता करता है। ज्ञानडर्मा कहते हैं शरीर की सहायता कर, शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्या की देखभाल करता है। शरीर खुद अपने समस्या का देखभाल करता है, पर ज्ञानडर्मा हमारे शरीर को सपोर्ट करता है अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्या में लड़ने की। रूल ABC, एक्टिव वायलेंस करके रखता है। तीसरा समीक्षा सिद्धांत, प्रक्रिया शरीर द्वारा होता है, ज्ञानडर्मा द्वारा नहीं। कहते हैं प्रक्रिया हमारे शरीर ही द्वारा होता है, ज्ञानडर्मा द्वारा नहीं। प्रायः देखा गया है कि ज्ञानडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता है। यानी ज्ञानडर्मा हमारे शरीर में सोने और जगने के बाद या फिर बेहोशी की हालत में भी ज्ञानडर्मा हमारे शरीर में काम करते हैं, जैसे सहज प्रक्रिया। इसका लक्षण दिखता है शारीरिक और मानसिक, हमारे शरीर में भी और मानसिक विकास में भी इसका लक्षण दिखता है। आगे चौथा समीक्षा सिद्धांत, खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। जैसे कि 1, 2, 4, 6 सेवन विधि सामान्य स्वास्थ्य के रख रखाव में, यानी अगर हम लोग का शरीर स्वस्थ है, उसके रख रखाव में एक जोड़ा 1, 2, 4, 6 पहले सप्ताह 1 जोड़ा, दूसरे सप्ताह 2 जोड़ा खुराक को बढ़ाना है, तीसरे सप्ताह फिर 4 जोड़ा, और चौथा सप्ताह 6 जोड़ा। कोई प्रक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप खुराक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें, और जो उसको छोड़ना नहीं है, उसको जितना ले रहे हैं उसको जारी रखना, उतने लेते ही रहना है। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दे। अगर हमारे शरीर में कुछ ऊंच नीच, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई बीमारी वो बढ़ गया हो तो हो रहा है, तो उसको आधा कर सकते हैं हम लोग खुराक की मात्रा। समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समय खुराक से कहीं अधिक है, समय पे ही लेना चाहिए। अम्लीय बनाम क्षारीय, मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4 अनुपात के में होते हैं। यानी कि हम लोग के शरीर, मानव के शरीर में हमारे हम 4:1 अम्ल और क्षारीय भोजन की जरूरत है। यानी हमारे थाली में 4 भाग में 3 भाग क्षारीय भोजन चाहिए और सिर्फ एक ही भाग अम्लीय भोजन चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल इसको उल्टा लेते हैं, एक ही भाग लेते हैं क्षारीय भोजन और 4 ही भाग अम्लीय भोजन का सेवन करते हैं। अत्यधिक खान पान की आदतें विपरीत है, मतलब कि इसका उल्टा है। अम्लीय भोजन मांस, कोला आदि ये सब अम्लीय में आता है, और क्षारीय में साग, बाजरा, गेहूं, मक्का और सब्जियां।
रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीजीएल, चाय, लिंजी, कॉफी, स्पूर्ना और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करने। जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये हमारे क्षारीय भोजन में आता है और इसका हम लोग को भरपूर सेवन करना चाहिए। एंजाइम स्थिति, एंजाइम सिद्धांत, समस्या नहीं है, मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खान पान में। कहते हैं कि समस्या मधुमेह बीमारी नहीं है, हमारे खान पान से ही मधुमेह होता है। हमारे समस्या खान पान में ही है। मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। अग्नाशय की समस्या का कारण है हमारे पाचन शक्ति। जो आजकल पाचन शक्ति जो हम लोग का पाचन शक्ति कम हो जाने के बाद अग्नाशय की समस्या होते हैं, अग्नाशय के कारण है और उसका कारण है एंजाइम की कमी। पाचन संबंधित समस्या जिसका कारण है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान सही ना हो तो हमारा पाचन संबंधित समस्या होते हैं। खान पान की समस्या जिसका कारण है एंजाइम की कमी। आजकल जो हम लोग खा रहे हैं तला हुआ, तला भुना हुआ या फिर अधिक पका हुआ भोजन, उसमें हम लोग को जो एंजाइम मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। या फिर हम लोग जो कच्चा भोजन, सलाद वगैरह ये सब बहुत कम खाते हैं। इसके वजह से हम लोग के शरीर में एंजाइम की कमी होती है, जिसके वजह से ही हमारा खान पान अच्छा नहीं होता है और पाचन संबंधी समस्या भी नहीं होती, अच्छा नहीं होता है। आरजीजीएल, स्पूर्ना, मोरिंगी ये सब हम लोग को एंजाइम की कमी पूरा करते हैं। लाल रक्त के उत्पाद का कर्म, हरित सिद्धांत। लाल रक्त के उत्पाद का कर्म, जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। यानी तिल्ली में इसको भेज दिया जाता है अग्रेषित करने के लिए। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। फिर इसको लीवर में भेज दिया जाता है पुनः पृथक्करण करने के लिए। तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती है। इसके बाद इसको गुर्दे में भेज दिया जाता है और हार्मोन्स बनाते हैं हुए बनाते हुए अस्थि मज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है। इतना प्रक्रिया करने के बाद ये हीमोग्लोबिन बनाती है जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिका बनती है। जो हमारे कोशिका लाल रुधिर है फिर से उसको पुनः निर्माण करता है। लाल रक्त रुधिर कोशिका जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। कहते हैं कि जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। और पहले भी ये चलता था जैसे कि हल्दी, हल्दी हम लोग खाते भी हैं और लगाते भी हैं और आजकल चलते आ रहा है। आज तक वो चलते हैं, उसको भी खाते हैं, अभी भी उसको लगाते भी हैं। उसी प्रकार से नेचुरल है जैसे आरजीजीएल, स्पूर्ना ये सब नेचुरल है। जो हमारे पेट के लिए अच्छा है वो हमारे चेहरे के लिए भी अच्छा है। जो खा सकते हैं उसको लगा भी सकते हैं। उपभोक्ता के सात समूह, तो उपभोक्ता के सात समूह पहले हम लोग को गर्भवती स्त्री, यानी पहले हम लोग को गर्भवती स्त्री को देना चाहिए जो एक माँ और बच्चा दो जान रहते हैं। इसके बाद शिशु, अगर वह गर्भवती स्त्री को हम लोग दे तब जाके शिशु स्वस्थ रहेंगे। तो इसके शिशु के बाद छात्र छात्राएं, हम लोग को शिशु के बाद छात्र छात्राएं के देना चाहिए जो आगे चलकर भविष्य बनाते हैं। उसके लिए भी किशोर अवस्था, युवा अवस्था, जो हर काम आजकल युवा अवस्था में ही होता है। किशोर अवस्था में हम लोग को देना चाहिए। इसके बाद विवाहित जोड़े जो घर गृहस्थी, अपना घर गृहस्थी बसाने के लिए उसको भी हम लोग को देना चाहिए, उसको भी स्वस्थ रहना चाहिए।
इसके बाद वरिष्ठ नागरिक, बूढ़ा बूढ़ी को देना ही चाहिए, क्योंकि खासकर बूढ़ा बूढ़ी को ही सबसे पहले बीमारी होते हैं आजकल। इसके बाद सबसे हम लोग को बीमार लोग को ही देना चाहिए 7 नंबर में। संदर्भ, आप निम्न व्यवसाय पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सब में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद।